हेलो स्टूडेंट्स, आज है दिनांक 17/8/2020 और आज हिंदी बाल गोविंद भगत कक्षा 10 के लिए कार्यपत्रक है 19। और आज का जो कार्यपत्रक है, इस कार्यपत्रक में हम लोग जानेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में, जो कि हमारे किताब क्षितिज भाग 2 के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई है। और इस बाल गोविंद भगत के पहले भी वर्कशीट आ चुके हैं, तो इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए आप लोग पीछे के वर्कशीट भी देख लेंगे। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि आप लोग वर्कशीट देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको कर लेंगे ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इन अंश को पढ़ करके, और कुछ उत्तर देने हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। करा बच्चों, अभी तक आपने जाना कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, ये पीछे के वर्कशीट में भी हो चुका है, इसलिए आप लोग पूरी कहानी सुनने समझने के लिए पीछे के वर्कशीट को भी प्लेलिस्ट से देख लेंगे। तो बाल गोविंद भगत नामक पाठ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों, मतलब परंपराएं, रीति रिवाजों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। मतलब हमारे समाज के जितने भी गलत रूढ़ी, गलत परंपराएं हैं, ये उन पर प्रहार करता है और उनके खिलाफ में एक तरह का ये चैप्टर है। लेखक ने कई तरह के सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया है। समाज में कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए, ठीक ना, जिसका समर्थन लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से इस चैप्टर में किया है। जैसे लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक ना, उसको लैंगिक समानता कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि विधवाओं की दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेखक बाल गोविंद भगत के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, जो विधवाएं हो जाती हैं उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए। और परोपकार। परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार, दूसरों के लिए किया गया कुछ ऐसा कार्य जिसके बदले में कुछ न लिया जाए, उसका मूल्य न लिया जाए, इसी को परोपकार कहते हैं, ठीक। और दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा और बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता। हम लोग बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं समाज में कि साधु का वेश बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बड़ा बड़ा कर लेते हैं और केसरिया रंग के कपड़े पहन लेते हैं। या फिर बहुत से हमने और भी दूसरे धर्मों में भी देखा है कि कपड़े तो उनके साधु सन्यासियों जैसे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, व्यवहार काफ़ी कड़क होता है, जो कि साधु जैसा नहीं होता। तो वेशभूषा बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता, बल्कि अपने आचरण में साधुता लानी चाहिए, और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है जो समाज के विषय में सोचे, समाज का हित सोचे, ठीक ना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिसमें हो, मतलब कि पूरा विश्व ही कुटुंब हो, इस तरह का भावना जिसमें हो, वही व्यक्ति साधु होता है। और संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, न कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। लेखक कहते हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर द्वार छोड़ करके चले जाइए, मतलब आप इस जिंदगी में रहते हुए, ठीक ना, मानव के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक, अपनी समस्याओं से परे हटकर दूसरी की समस्याओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, मानव जीवन के लिए आप, मानव समाज के लिए क्या कर सकते हैं, यही संन्यास का आधार होता है, ठीक ना। और बाहरी दिखावापन नहीं कि मैं घर द्वार छोड़ दिया हूँ फिर भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज के भीतर घुसा हुआ हूँ, तो ये सब संन्यास नहीं होता है। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। इनके जो आइडियल हैं, मतलब एक होता है ना मोरल, तो ये कबीर को मानते हैं और ये कबीर के सारे तथ्यों को सही मानते हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संत हैं। निर्गुण का मतलब होता है वैसा पंथ, निर्गुण पंथ का मतलब वैसा पंथ जो भगवान को किसी मंदिर में नहीं देखे, भगवान के मूर्त रूप को नहीं समझता है, वो समझता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान हर जगह हैं, सब में हैं, उसी को निर्गुण कहा जाता है। तो वे किसी भी प्रकार के कर्मकांड मतलब जो हम लोग मरने पर करते हैं या पूजा पाठ वगैरह में बहुत सारा करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अजान, ये सुबह सुबह जो माइक में बहुत बड़ी अजान होती है 5 टाइम, तो इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं, और बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते हैं। कर्म अच्छा कीजिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, ठीक ना, आपका सब कुछ अच्छा होगा। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग या दिखावापन के बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते हैं, ठीक।
तो इस तरह से बाल गोविंद भगत के सीधा साधा जीवन को लेखक ने इस पाठ में व्यक्त किया है और बाल गोविंद भगत के माध्यम से ही लेखक ने इस समाज को कुछ संदेश दिया है इस चैप्टर के माध्यम से। तो इस पाठ की एक और विशेषता है, क्या विशेषता है कि ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन किया गया। मतलब ग्रामीण परिवेश में, विलेजेस में जैसे लोग जीते हैं, जैसी जिंदगी वो गुजारते हैं, उसका प्रत्यक्ष वर्णन इसमें और जीवंत वर्णन है। देखने से ऐसा लगता है कि इस तरह की घटना घटी होगी, तो उस तरह का वर्णन किया गया है। लेखक ने खेती बाड़ी, पशुपालन, खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चर, पशुपालन, पशुओं को पालना, गाय भैंस जो घर पर लोग पालते हैं, और ग्रामीण समाज का रहन सहन। ग्रामीण समाज के रहन सहन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शहर में जैसे कि एक फ्लैट की बात दूसरी फ्लैट के लोग नहीं जानते हैं, ऐसा गांव में नहीं होता है। गांव में एक घर में क्या हुआ और दूसरे घर में क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी पूरे गाँव को होती है। अगर किसी को दुख होता है तो उसके दुख में पूरा गाँव शामिल होता है, और अगर कोई खुश होता है तो उसके खुश वाले माहौल में भी पूरा गाँव शामिल होता है। तो इस तरह का ग्रामीण समाज का रहन सहन होता है। और ग्रामीण दिनचर्या का सजीव वर्णन इस पाठ में किया गया है। कैसे लोग सुबह उठकर खेतों में जाते हैं, अपने रोपनी करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, फसलों की बुआई करते हैं, इन सारी बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और कुछ शब्द हैं, पुतोहु, पुतोहु का मतलब बहू होता है, तो ये देशज शब्द हैं। रोपनी, फसल को रोपने का जो कार्यक्रम होता है, मतलब किसी भी फसल के छोटे पौधे को लेकर के जब मिट्टी में उसको रोपा जाता है, लगाया जाता है, तो उसको रोपनी कहते हैं। कनफट्टी, ये सारे देशज शब्द हैं। कलेवा, कलेवा भी देशज शब्द है। तो कह रहा है कि पुतोहु, रोपनी, कनपट्टी, कनफट्टी, कलेवा आदि देशज, लौकिक देशज शब्दों के प्रयोग से पाठ का ग्रामीण परिवेश हमारे आंखों के सामने साकार हो जाता है। तो इस तरह से लेखक ने ग्रामीण समाज को जीवंत कर दिया है, ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन किया है बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से। तो हमारा ये जो पैसेज है बाल गोविंद भगत का, ये हमने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, तो आइए इन प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके हल कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों एवं कुरीतियों पर सीधे प्रहार करता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कि बाल गोविंद भगत पाठ में समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, वेशभूषा, विधवा की स्थिति, कर्मकांड आदि रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, परोपकार से आप क्या समझते हैं और परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग परोपकार से क्या समझते हैं। परोपकार का मतलब दूसरों का उपकार, कुछ ऐसा काम जो दूसरों के लिए किया जाए और बदले में उससे कुछ भी न लिया जाए। अगर ऐसा काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या समाज में ज़्यादा हो तो ज़रूरतमंदों की सहायता हो जाएगी और सामाजिक संबंध भी मजबूत बनेंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण जीवन अथवा परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है। ग्रामीण जीवन क्या है, ग्रामीण जीवन का परिवेश क्या है, तो इसको भी समझ लें हम लोग। ग्रामीण जीवन बिल्कुल सीधा साधा होता है, उसके साथ खेती बाड़ी, पशुपालन आदि जुड़ा होता है। गांव के लोग कार्यात्मक और भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनका जो भाव है एक दूसरे में जुड़ा होता है, सुख और दुख सब में शामिल होते हैं। ये ग्रामीण परिवेश होता है। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, कुछ लौकिक देशज शब्दों का, आपने शब्दों के बारे में पढ़ा होगा। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। तो यहाँ पर देशज शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं और ऐसे ही कुछ लौकिक शब्दों की सूची बनाई है। तो देशज शब्दों की सूची बनानी है, तो आइए हम लोग कुछ देशज शब्द देख लेते हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर है, कुछ देशज शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे डिबिया, खिड़की, पगड़ी, चषक, ठुमरी, फुनगी आदि। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका जो वर्कशीट है, आप इन चारों प्रश्नों को देख लीजिए ठीक ढंग से। और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19 हिंदी विषय की ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वर्कशीट लेकर के भी हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।